हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वेव थ्योरी का। पहले वेव थ्योरी में हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो डाली थी वेव फ्रंट एंड टाइप्स देयर टाइप्स, हाइगेंस प्रिंसिपल। फिर हमने वीडियोस डाल दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। फिर हमने इसके बाद इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्टेन होता है ऑन द स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ये स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, स्क्रीन का पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया P। इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी पैटर्न बनेगा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, तो P पॉइंट पर वॉट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव विच फॉर्म्स इंटरफेरेंस पैटर्न। जब सपोज कर लेते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये अरेंजमेंट हमने शो किया। सपोज कर लेते हैं S1 S2 B टू सोर्सेज बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्सेज। S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से बिहेव करते हैं और S1 और S2 से चलने वाली रेज, चलने वाली वेव्स P पॉइंट पर सुपरपोज होती हैं और वहां पर कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी डेवलप करती हैं। तो ये P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाएगी, इट मे बी मैक्सिमम, इट मे बी मिनिमम। Due to maximum intensity at point P, bright fringes will obtain, and due to intensity 0 at point P on the screen, dark fringes obtain। तो हम लोगों को आज ये टॉपिक स्टडी करनी है कि पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, और उस फार्मूले के बेस पर हम फाइंड करेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। इनसे पहली वीडियोस में इंटरफेरेंस की जिस दिन हमने डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन में हमने टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस भी लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज देयर आर टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 shown in figure and P be any point on the screen, और S1 और S2 से चलने वाली वेव्स, द वेव स्टार्टेड फ्रॉम S1 जनरेट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P। उस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं हम कितना, Y1। कितना नाम दे देते हैं, Y1। और S2 से चलने वाली वेव के लिए हम डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं Y2। तो यहां मान लेंगे लेट स्मॉल a1, a2 be the amplitude of waves started from coherent sources S1 and S2 of same frequency, if Y1, Y2 are the respective displacement at point P at any instant t, then Y1 can be written as A1 sine of omega t is the first equation, and y2 it is equal to a2 sine of omega t plus phi,
where phi is the constant phase difference between the waves. So resultant displacement at point P पॉइंट पर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब मान के चलते हैं, मान लीजिए हमारे P पॉइंट पर इस टाइप से वेव जनरेट होती हैं। ये वेव प्रोपेगेट हो रही है एक अलग एम्पलीट्यूड की, और दूसरी वेव हम ऐसे ले लेते हैं दूसरे एम्पलीट्यूड की। इसने यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना जनरेट किया y1 और इसने कितना जनरेट किया y2। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एक ही डायरेक्शन में, बिकॉज फेज क्या है इसका कांस्टेंट है। अगर हम ये मानते हैं कि दोनों सेम डायरेक्ट एम्पलीट्यूड, जो इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने से अगर हम दोनों वेव के लिए पॉइंट पी पर ये बात कंसिडर करें कि ट्रुफ बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट शुड बी द वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। और ये दोनों पे क्रेस्ट बन रहा हो, इंटेंसिटी अगर दोनों पे क्रेस्ट, दोनों ही वेव क्रेस्ट जनरेट कर रही हो, ये क्रेस्ट हो गया, सॉरी ये होगा ट्रुफ, गलत, सॉरी फॉर दैट, लिखने में गलती हो रही है, क्रेस्ट और ये होगा ट्रुफ। ठीक है बेटे, अगर दोनों क्रेस्ट बनाते हो या दोनों ट्रुफ बनाते हो, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P, resultant displacement at point P given by y is equal to y1 plus y2 using principle of superposition of waves. So y is equal to, put the value of y1 a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi। आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos phi प्लस a2 cos phi cos ओमेगा t sin phi। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास वगैरह में, sin a प्लस b। sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। ये इसका फार्मूला आप ऐसे नोट करने से, इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें इसको। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन टर्म निकालो। इसमें कॉमन टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, एक तो ये ले लेते हैं इसमें से, और ये टर्म हम अलग ले लेंगे। तो y इट इज इक्वल टू, कॉमन देखो क्या आएगा, a1 sin ओमेगा t, sin ओमेगा t हम कॉमन ले लेते हैं, और ये आया a1, यहां से sin ओमेगा t निकाला, यहां से sin ओमेगा t बाहर ले लिया, तो ये बना a2 cos ऑफ phi प्लस phi की ही टर्म में हम दूसरी टर्म लेते हैं a2 sin phi, और ये बनाया हमने यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा t। अब रिजल्टेंट इक्वेशन देखते हैं, पुट कर देंगे ऑन पुटिंग a1 प्लस a2 cos phi, इट शुड बी इक्वल टू a cos थीटा एंड a2 sin phi, इसे हमने कंसिडर कर लेना है sin थीटा। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सॉरी फॉर दैट, थीटा बताएंगे हम, थीटा वेयर थीटा, जो यहाँ थीटा एंगल है, ये रिजल्टेंट वेव का वो एंगल होगा जो 5
एंगल के साथ लीड करेगा। फाई यानी कि जो नया रिजल्टेंट एंगल अगर हम कंसिडर करें तो वो क्या आएगा, पी पॉइंट पर फाई प्लस थीटा। इस थीटा पर ही इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। सो नाउ ऑन, यहां देखेंगे पहले y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। y इज इक्वल टू a कॉमन निकाल लेंगे, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू a साइन, अगेन फार्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी का, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 विच इज हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल फंक्शन है जिसे हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, विच इज हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव हु phase angle leads by theta। तो हमें ये पता चला कि P पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी जनरेट होगी बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू इस थीटा एंगल पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले firstly we will find the resultant amplitude of two waves y1 and y2 जिसके डिस्प्लेसमेंट है जो हमने कंसिडर की थी। y1 इट इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5, उसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं, नाउ वी हैव a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू a1 प्लस a2 कोस ऑफ फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, साइन फाई का होल स्क्वायर। प्लीज सोल्व करें इसको, रिजल्टेंट निकाले इसका। इससे आएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ फाइव प्लस 2a1 a2 कोस ऑफ फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। नोट कर लें बेटे इसको जरा। बल्ली बल्ली, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर की टर्म निकाल लेंगे, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कोस 5। इसकी वैल्यू होगी जी 1। इसके बाद a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमा निकाल लीजिए, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5
प्लस 2a1a2 cos फाई। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी तो यार 2a1a2 cos ऑफ फाइव, और इसको इक्वेशन कह दो, एक और बढ़ा दो, शायद 6 इक्वेशन कहेंगे इसको। देखिए ये बनी है इक्वेशन, इसका यूज होना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या आएगी, इट शुड बी 8 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi, which is the resultant amplitude of the waves, interfering waves, whose resultant intensity can be obtained on the point P of the screen। तो आप इसको बेटा नोट कर लें जरा सा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कयामत से कम यार ये गम नहीं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 नवी है, यहां से शुरू करते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। एज हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इट इज इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहां अगर हम इसको ऐसे ही करेंगे तो हम पाएंगे कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, के स्क्वायर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के a1 स्क्वायर अंडर रूट के a2 स्क्वायर मल्टीप्लाई cos फाइव। तो ये बनेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स फर्स्ट वेव, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, दिस इज द I1 एंड I2, और ये आया cos ऑफ फाइव। ध्यान रहे cos फाइव बाहर है, तो ये आया विच इज द फार्मूला, विच इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी at P ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स। आप इसको नोट कर लें। आप इस फार्मूले में देखना कि ये फार्मूला बता क्या रहा है। ये फार्मूला बता ये रहा है कि I इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाइव, विच इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, विच वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ cos फाइव। फाइव की वैल्यू पे डिपेंड करता है जो हमने इनिशियल फेज एंगल लिया था बिटवीन द वेव्स। वो इनिशियल एंगल कितना था हमारा 5 था। जस्ट सपोज करो अगर हमारा 5 यहाँ पर 0, 2 पाई 4 पाई हो तो आई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज द केस ऑफ मेकिंग ब्राइट फ्रिंज। पी पॉइंट पर अगर आई मैक्सिमा होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब हम देखते हैं मिनिमम इंटेंसिटी किस केस में मिलेगी। अगर मैं फाई की वैल्यू यहां पर 90 लूं तो 0 लेने से हमारा I1 प्लस I2 आएगा। लेकिन एक चीज और सोचते हैं कि अगर फाई की वैल्यू ऐसी ली जाए जिससे इसकी कोस फाई की वैल्यू -1 बने, तो ऐसे एंगल हैं हमारे पास पाई, 3 पाई, 5 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो कोस पाई की वैल्यू -1 होगी, कोस 3 पाई की वैल्यू -1 होगी। तो मैं अगर -1 कर दूं तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें इंटेंसिटी मिनिमम होगी इन दैट केस। और मिनिमम इंटेंसिटी इज द केस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी इज द केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो अब हम फार्मूला इसमें फाइंड करेंगे
मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, और दूसरे वे में हम कहते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट उससे पहले एक आर्टिकल छोटा सा इसी से बनाते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि बोथ सोर्सेज हैव द सेम इंटेंसिटी, दैट इज, अगर हम ये मान के चलें कि इंटेंसिटी I1 I2 इट इज इक्वल टू I0, मतलब दोनों सोर्सेज सेम इंटेंसिटी की वेव को प्रोड्यूस कर रही हैं और वो वेव प्रोपेगेट हो रही है मीडियम में फ्रॉम द सोर्स S1 टू पॉइंट P, फ्रॉम द सोर्स S2 टू द पॉइंट P। तो इन सच सिचुएशन हमारा ये इक्वेशन बना लेता हूं मैं, आरटी से बाद में यूज कर लेंगे। तो बाय इक्वेशन 8 हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा उसको नोट करते हैं। इट शुड बी इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2 स्क्वायर रूट I0 मल्टीप्लाई I0 मल्टीप्लाई cos ऑफ phi। तो I इट इज इक्वल टू 2I0 प्लस का 2I0 cos ऑफ phi। तो I इट इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस का cos phi। इसको खोल लेंगे, 2I0 1 प्लस cos phi को खोल सकते हैं 2 cos phi की वैल्यू खोली जा सकती है सर 2 cos स्क्वायर phi बाई 2 माइनस 1। आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos थीटा के 3 फार्मूले, उनमें से एक फार्मूला ये भी है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का 1 थीटा बाई 2 माइनस का 1, और 1 से कैंसिल हो जाएगा 1, तो इससे फार्मूला बनेगा I इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये कितना 4 टाइम्स ऑफ I0 और cos स्क्वायर ऑफ 5 बाई 2। इससे भी हम रिजल्ट वो निकाल सकते हैं कि phi की वैल्यू क्या है। ओके, तो ये भी एक इक्वेशन है। दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ आइडेंटिकल इंटेंसिटी I0। तो I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5 बाई 2। ओके बेटा, आप इसको नोट करें। और अब नाउ वी विल द स्टडी फॉर कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। ओके, ओके बेटा, रब कर दो इसको। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। दुख हो या सुख हो जो सदा संग रहे ना कोई, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना। कंडीशन फोर कंस्ट्रक्टिव और दूसरा नाम इसका और ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये बेटा, तो हमको दिख रहा है कि cos phi की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ये आना चाहिए cos phi मस्ट बी इक्वल टू +1, और cos phi +1 होगा इन केस ऑफ 0 2 पाई 4 पाई। तो हम ले सकते हैं जनरल 2m पाई, रिमूव हो जाएगा cos से cos, तो phi इक्वल टू आएगा 2m पाई। वेयर आप शुरू कर सकते हैं कि m इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3। आपको पता ही है कि जो सेंट्रल पॉइंट होगा स्क्रीन का, उस पे हमारी जो फर्स्ट फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेंड होती है इन दैट केस जब m की वैल्यू क्या हो 0। अच्छा, हम ये भी देखते हैं साथ के साथ में कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। पाथ डिफरेंस भी तो है, क्योंकि वेव्स के दो मेजर पॉइंट होते हैं, एक होता है फेज डिफरेंस और एक होता है पाथ डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो पाथ
पाथ डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। सिंस वी नो दैट फाई इज इक्वल टू, आप भी इस फार्मूले को याद रखिएगा, पाथ डिफरेंस, ये फार्मूला हुआ करता है पाथ डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पी। तो हम यहां देखें फाई कितना रखे जनरली में 2m पाई, तो ये कितना होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस पी। 2 पाई से पाई कैंसिल, इससे क्या बनेगा m इट इज इक्वल टू p अपॉन लैम्डा, तो p इट इज इक्वल टू m लैम्डा, वेयर m is equal to क्या होगा 0, 1, 2 and so on. These are the condition of constructive interference or bright fringes or maximum intensity. If we want to obtain a maximum intensity or constructive interference at the point P of the screen as shown in figure, तो उसके लिए एंगल ऑफ फेज एंगल कितना होगा 2m पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए m लैम्डा होनी चाहिए। इनमें से एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो, तो उस कंडीशन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई पर्दे के पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप इसे नोट कर लें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम और डार्क फ्रिंज और मिनिमम इंटेंसिटी तो हमें पता है कि हमारा रिजल्टेंट जो आई थी इक्वेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। हमें पता है कि कोस फाई की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे I की वैल्यू मिनिमम मिले, तो कोस फाई की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर दिस कोस फाई शुड बी निगेटिव इन साइन कोस फाई इज इक्वल टू -1, ये -1 होना चाहिए। कोस फाई शुड बी -1 और कोस फाई हमको पता है जनरली पाई के लिए कोस फाई की वैल्यू -1 होगी, हमें पता है। अगर हम यहाँ देखें कोस पाई -1, कोस 3 पाई -1, कोस 5 पाई -1, दीज आर ऑल क्या होंगे, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई है तो हम यहाँ देखें पाई, 3 पाई, 5 पाई कैसी बनेगी, एपी बनेगी। और उस एपी के लिए हम जनरली इसका nth टर्म अगर हम निकालना चाहे तो ये हम कैसे निकालते हैं, बाय फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हम जनरली किसको कंसिडर कर रहे हैं, mth टर्म को। तो हम यहाँ लेंगे mth टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, मैं अलग से बता रहा हूं थोड़ा सा, पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो इनिशियल टर्म होगी पाई प्लस n माइनस का 1, mth टर्म की बात कर रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई। डी हमें कितना मिलेगा यहाँ, पाई, 3 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 पाई, 5 पाई में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 पाई। नेक्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमारा जो कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा वो आएगा डी के टर्म में। तो करते हैं इसको, देखो कैसे करना है। तो टी एम mth टर्म पाई प्लस 2m पाई माइनस 2 पाई, तो mth टर्म क्या आएगी 2m पाई माइनस का पाई। mth टर्म क्या बनेगी, इसको हम ले सकते हैं पाई कॉमन 2m माइनस का 1। तो ये वाली टर्म हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। ये फॉर जनरल वैल्यू m की किसी भी वैल्यू के लिए पाई
मल्टीपल ही होगा, ओड मल्टीपल ही आना है। वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। कुछ भी रखें, 1 रखेंगे 2 माइनस 1 का तो पाई बनेगा, ये आ गया पाई। 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 गया तो 3 बचेगा, 3 पाई ये रहा। 3 रखेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 कितना 5 पाई एंड सो ऑन। ये तो ये हमारे mth टर्म आएगी। तो इन जनरली इन mth टर्म हम लिखेंगे 5 को क्या लिखना हमको 2m माइनस 1 पाई। तो कोस से कोस रिमूव हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई। ये फेज डिफरेंस होना चाहिए। और वेयर m हम लिख देते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके बेटा, पाथ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पाथ डिफरेंस p इज इक्वल टू क्या होगा 5 लैम्डा डिवाइड बाई कितना 2 पाई। सो पुट द वैल्यू, कहां की है 5 कितना 2n माइनस 1 पाई लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस कितना बना 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब ये दोनों कंडीशंस इस किसकी कंडीशंस हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशंस हैं। इन पॉइंट्स पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑब्टेन्ड होगा। इन पॉइंट्स पर अगर कोई दो वेव्स इस तरह से हैं कि उनके बीच का फेज एंगल ये है, तो और यह पाथ डिफरेंस ये है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलने वाली है पॉइंट पी पर वो मिनिमम होगी। और मिनिमम के केस में डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी। और दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम आपको नया टॉपिक कराएंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। ये कल हम आपको टॉपिक कराएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल के लिए, बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए। तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप वीडियोस देखना चाहते हैं पिछली भी, तो भैया चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर चैनल पर हमें आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूं और आपका फिजिक्स मेरे साथ बने रहने से थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, मेरा प्रयास है, भरसक प्रयास है, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं आपसे। ओके बेटा।